सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944, केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1944। Disclaimer: This training material is for use in training of officials. It should not be referred to a guideline of government. In case of any variance in this training material, the government guidelines, rules, law shall prevail. यह नियम किन लोगों पर अप्लाई होते हैं? सभी केंद्रीय शासकीय सेवकों पर, सरकार द्वारा पुनः नियोजित पेंशनरों पर, डिफेंस एस्टीमेट से पे पाने वाले सिविलियंस पर, एक प्रोबेशनर पर, पुलिस पर्सनल पर, सभी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति हों उन पर, रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों पर। पिछली स्लाइड्स में वर्णित शासकीय कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों के लिए भी यह नियम लागू होंगे। यह नियम किन लोगों पर लागू नहीं होंगे? रेलवे कर्मियों पर, डिफेंस सर्विसेज पर्सनल पर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर। गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाय CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज पर, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पर, केंद्र सरकार के सेवक जो छुट्टी पर या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर हों। मेडिकल अटेंडेंस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है फैमिली की, परिवार की। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? पति या पत्नी जैसा भी मामला हो। एक महिला कर्मचारी को अपने माता पिता या सास ससुर को शामिल करने का विकल्प है। एक बार विकल्प का चयन करने पर पूरी सेवा के दौरान केवल एक बार इसे परिवर्तित किया जा सकता है। विधवा बहनें, विधवा बेटियां जो पूरी तरह से शासकीय सेवक पर निर्भर हों और आम तौर पर उसके साथ रहती हों। आश्रित तलाकशुदा, परित्यागता पुत्री और सौतेली मां भी शामिल है। लीगली अडॉप्टेड बच्चे, सौतेले बच्चे और प्रतिपालित बच्चे निम्नलिखित के अधीन परिवार में शामिल होंगे। पुत्र जब तक वह अर्जन शुरू ना कर दे या उसकी उम्र 25 साल हो जावे या वह शादीशुदा हो जावे, इनमें से जो भी पहले हो। पुत्री जब तक वह अर्जन शुरू ना कर दे या शादी कर ले, किसी भी उम्र के होने के बावजूद। विकलांग पुत्र या भाई, कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। विकलांगता मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। नाबालिग भाई और आश्रित भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहने वाले माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अन्यत्र रहने वाले माता पिता भी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम क्या समझते हैं? लोकल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट का अस्पताल, एक मिलिट्री हॉस्पिटल। भारत में सेना की चिकित्सा सेवा 1937 के प्रावधानों के अधीन। गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंसी से क्या मतलब है? परिवार के सदस्य, जीवन साथी के अलावा जिनकी आय 3500 रुपये प्लस DA से अधिक नहीं है और क्लेम के दिन आश्रित के रूप में उनको मान्य किया जाएगा। जब पति और पत्नी दोनों कार्यरत हों। राज्य सरकार, रेलवे या निगम निकायों में कार्यरत पति पत्नी जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है, जो चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं, या तो केंद्र सरकार के नियमों के तहत सुविधाओं का चयन कर सकते हैं या संबंधित सरकार, निकाय, संगठन के नियमों के तहत चिकित्सा सुविधाओं का चयन कर सकते हैं। जहां पति पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं, उनमें से कोई भी एक अपनी स्थिति के अनुसार जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाओं का लाभ ले सकती है। पत्नी अपने और उसके आश्रितों के लिए अलग से सुविधा का लाभ लेने का विकल्प चुन सकती है। दोनों मामलों में संबंधित विभागों द्वारा विकल्प या संयुक्त घोषणा संभाल कर रखी जाएगी। बदलते परिवेश में घोषणा को बदला जा सकता है, जैसे पदोन्नति होने पर, ट्रांसफर होने पर या रेजिग्नेशन देने पर। फीमेल ऑफिशियल्स कैन इंक्लूड देयर पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ। महिला शासकीय सेवक अपने माता पिता या सास ससुर का विकल्प चुन सकती है। सेवा के दौरान केवल एक बार विकल्प बदला जा सकता है।
ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से हम क्या समझते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के चिकित्सा अधिकारी, निजी पंजीकृत चिकित्सक। यदि ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित व्यक्ति अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट होंगे। ग्रुप ए के लिए, जिनका वेतन 8,000 रुपये से कम नहीं है, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। वेतन 8,000 से कम लेकिन 4,000 से अधिक का भुगतान पाने वाले अधिकारियों के लिए सहायक सर्जन ग्रेड 1, शेष कर्मियों के लिए सहायक सर्जन ग्रेड 2। लेकिन जिस वेतनमान की बात की है वह वेतनमान 2006 से पहले का वेतनमान है। प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में शासकीय चिकित्सक उपलब्ध नहीं है या जब उनकी सेवाएं 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध नहीं है या क्षेत्र की दुर्गमता के कारण प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेवाएं ली जा सकती हैं। रेफरल टू स्पेशलिस्ट और अदर मेडिकल ऑफिसर, रोगी की स्थिति के अनुसार अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट निर्णय ले सकते हैं रोगी को निकटतम विशेषज्ञ या किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजने का, या विशेषज्ञ चिकित्सक को रोगी के पास बुलाएं यदि रोगी यात्रा करने में सक्षम नहीं है तो। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर से हम क्या समझते हैं? विशेषज्ञ एक गवर्नमेंट या मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से होना चाहिए, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल से। अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या CGHS मान्यता प्राप्त अस्पताल में किसी भी रोगी को रेफर कर सकता है। रीएम्बर्समेंट प्रोसेस 10 दिनों की अवधि के दौरान 4 परामर्शों तक सीमित रहेगा। यदि कोई दवा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है तो भी परामर्श गिना जाएगा। इस अवधि के दौरान निर्धारित दवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पहले परामर्श और बाद के परामर्श के लिए निर्धारित दरों पर परामर्श शुल्क स्वीकार्य होगा। अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट को प्रतिपूर्ति निजी चिकित्सा चिकित्सकों के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन द्वारा अनुमोदित दरों की अनुसूची के अनुसार होगी। एक बीमारी के समाप्त होने और उसी बीमारी के पुनरावृत्ति के बीच एक उचित अंतर होना चाहिए। यदि दूसरा चरण पूरी तरह से नई बीमारी के लिए है तो इसके उपचार की अनुमति रहेगी। ट्रीटमेंट, अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट 10 दिनों की अवधि में अधिकतम 10 इंजेक्शन और 10 से 15 दिनों की अवधि के दौरान अधिकतम 15 इंजेक्शन तक असाधारण मामलों में लगा सकता है। 4 से अधिक परामर्श या 15 इंजेक्शन रोगी की बीमारी के आधार पर वाले मामलों को लंबे समय तक उपचार के रूप में माना जाता है और उन्हें अस्पताल की OPD में भेज देना चाहिए। इंजेक्शन की कीमत और इंजेक्शन लगाने के लिए अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट द्वारा निर्धारित शुल्क संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार होंगी। यदि परामर्श के समय चिकित्सा अधिकारी इंजेक्शन भी लगाता है तो वह परामर्श और इंजेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क लेने का हकदार होगा। हालांकि यदि बाद के चरण में चिकित्सा अधिकारी पिछले परामर्श के अनुसार इंजेक्शन लगाता है तो केवल इंजेक्शन के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944 के तहत कवर किया गया एक सेवारत केंद्र सरकार का कर्मचारी जो शासकीय अस्पताल में इलाज करवा रहा है और CGHS नियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में इलाज कराने की इच्छा रखता है तो HOD उसे इंडोर उपचार के लिए अनुमति दे सकते हैं, परंतु संबंधित अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट की अनुशंसा पर। प्रतिपूर्ति के लिए बिल 6 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ शर्तों के अधीन विभागों, मंत्रालयों में 6 महीने के बाद भी बिल स्वीकार किए जा सकते हैं। HOD संबंधित अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट की अनुशंसा पर निजी अस्पताल में इंडोर उपचार की अनुमति दे सकते हैं। HOD आपातकालीन स्थिति में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक में प्राप्त उपचार की प्रतिपूर्ति के मामलों का निर्धारण कर सकते हैं जो निर्धारित सीमा के अनुसार मदवार सीलिंग के अधीन होगी और इसकी अधिकतम सीमा ₹2 लाख होगी।
यदि प्रतिपूर्ति रुपये 2 लाख से अधिक है तो प्रकरण पर आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। केवल शिथिलता के प्रकरणों को मंत्रालय के पास भेजना चाहिए। रियम्बर्समेंट वेयर रेट्स आर अप्रूव्ड। अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट के रूप में नियुक्त शासकीय चिकित्सा अधिकारी के मामले में राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार रहेगी। अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट के रूप में नियुक्त निजी चिकित्सक के मामले में सहायक सर्जन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या समकक्ष के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रशासन द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार रहेगी। जिन मामलों में रेट्स अप्रूव्ड नहीं है वहां दिखाए गए टेबल के अनुसार भुगतान किया जाएगा। फर्स्ट कंसल्टेशन यदि पीजी डॉक्टर है तो 100 रुपये, MBBS है तो 70 रुपये। बाद की कंसल्टेशन 60 रुपये, 40 रुपये। डे टाइम विजिट 100 रुपये, 80 रुपये। नाइट विजिट 120 रुपये, 100 रुपये। इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर है तो 20 रुपये, इंट्रावीनस है तो 40 रुपये। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट द्वारा प्रिस्क्राइब सभी पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या अन्य टेस्ट केवल शासकीय या मान्यता प्राप्त अस्पतालों प्रयोगशालाओं में हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इन दी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए सभी केंद्रीय राज्य सरकार के अस्पताल, चिकित्सा परामर्श के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल। रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स कैंटोनमेंट हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर हॉस्पिटल जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों। पुलिस हॉस्पिटल, स्थानीय निकाय, PSO, परियोजनाओं और पोर्ट ट्रस्ट के अस्पताल और CGSS मान्यता प्राप्त अस्पताल को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार के उद्देश्य से मान्यता प्रदान की गई है। OPD ट्रीटमेंट इन दी हॉस्पिटल अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट रोगी को निकट के शासकीय या मान्यता प्राप्त अस्पताल के OPD में भेज सकते हैं यदि लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता है या मरीज अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट से परामर्श किए बिना स्वयं ही सीधे उपचार के लिए जा सकता है। OPD के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सभी श्रेणियों के लिए अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट होंगे। निर्धारित दवाएं बाहर से खरीदी जा सकती हैं। दवाई की कीमत प्रतिपूर्ति की जाएगी। अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट निकट के शासकीय या मान्यता प्राप्त अस्पताल में रेफर कर सकते हैं। मरीज अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट से परामर्श किए बिना सीधे भी जा सकते हैं। संक्रामक रोगों के लिए उपचार एक शासकीय संक्रामक रोग अस्पताल में होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट मरीज को निजी नर्सिंग होम या निजी क्लिनिक में नहीं भेज सकते। यदि अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट द्वारा रेफर किए बिना कोई शासकीय सेवक मान्यता प्राप्त अस्पताल में जाना चाहता है तो HOD की अनुमति की आवश्यकता होगी। पैकेज रेट्स शासकीय अस्पताल में उपचार मुफ्त होता है। मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार या टेस्ट की प्रतिपूर्ति निर्धारित शुल्क पैकेज दरों के अनुसार होगी। पैकेज दर को रोगी या डायग्नोस्टिक सेंटर की एक मुश्त लागत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए मरीज को अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर में भेजा गया है। पैकेज रेट्स में शामिल हैं एडमिशन चार्जेस, एकोमोडेशन चार्जेस, ICU चार्जेस, मॉनिटरिंग चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, प्रोसीजरल चार्जेस, सर्जन फीस, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल सर्जिकल चार्जेस, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, रिलेटेड रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, फिजियोथेरेपी, डाइट चार्जेस एटसेट्रा। पैकेज दर में टेलीफोन शुल्क, टीवी शुल्क, सौंदर्य प्रसाधन, टॉयलेटरी, टॉनिक और दवाओं की लागत शामिल नहीं है जो बड़े पैमाने पर मीडिया में एडवर्टाइज की जाती है। मान्यता प्राप्त अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर में लाभार्थी से पैकेज दर से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार द्वारा समय समय पर पैकेज संशोधित किए जाते हैं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शासकीय या मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति योग्य व्यय। यदि कुछ बीमारियों के कारण कुछ शारीरिक कमजोरी
दोषों को दूर करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बॉडी फिगर में सुधार के उद्देश्य से नहीं। ट्रीटमेंट एट रेसिडेंस, घर पर ट्रीटमेंट परमिसिबल है यदि अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट की राय है कि उपयुक्त अस्पताल न होने के कारण या दूरस्थ होने के कारण या बीमारी की गंभीरता के कारण ऐसा करना आवश्यक है। इसी तरह के उपचार में प्रतिपूर्ति अस्पताल में किए गए उपचार की कीमत तक सीमित रहेगी। एडवांस, किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में रोगी के उपचार के लिए अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। कार्यालय प्रमुख के लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर टीबी कैंसर के मरीज के लिए ओपीडी हेतु, कृत्रिम उपकरणों की खरीदी, मरम्मत, रिप्लेसमेंट या एडजस्टमेंट के लिए। एडवांस, बीमारी जैसे कैंसर आदि के लिए इंडोर ट्रीटमेंट, ओपीडी के लिए 10,000 रुपये, बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट आदि के लिए 90% ऑफ द पैकेज डील या एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी कम हो। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए जहां पर ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन 3 महीने से अधिक हो 36,000 रुपये या एस्टिमेटेड कॉस्ट या 80% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी कम हो। पेमेंट ऑफ एडवांस, संबंधित अस्पताल से एस्टिमेट लाने पर एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद कर्मचारी को अस्पताल से छुट्टी देने के 1 महीने के भीतर अंतिम दावा प्रस्तुत करना होगा। एक ही बीमारी के लिए अग्रिम का भुगतान एक या अधिक किश्तों में किया जा सकता है। किसी अधिकारी को देय अग्रिमों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। गंभीर बीमारी या दुर्घटनाओं के मामले में जहां शासकीय कर्मचारी खुद आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वहां अग्रिम के लिए उनके परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट टेकन इन इमरजेंसी, दुर्घटना, बीमारियों की गंभीर प्रकृति आदि से संबंधित मामलों में मौके पर मौजूद व्यक्ति निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम में इलाज के लिए रोगी को लेने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई शासकीय अस्पताल पास में ना हो तो निजी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया जा सकता है और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। एचओडी, सीजीएसएस लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार आइटम वार सीलिंग के अधीन प्रतिपूर्ति के मामले तय कर सकते हैं। यदि राशि 2 लाख रुपए से अधिक है तो आंतरिक वित्त समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। आपातकाल के मामलों में मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल लाभार्थी से प्रवेश फीस या अग्रिम की मांग नहीं करेंगे और रोगी को ऋण सुविधा प्रदान करेंगे। क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट, डिस्चार्ज डेट से 6 महीने के अंदर अप्लाई करना होगा। एडवांस के मामले में 1 महीने के अंदर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते समय यह कागज लगाना आवश्यक है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर, स्पेशलिस्ट या ट्रीटिंग फिजिशियंस के। मेड 2004 का फॉर्म जिसमें ड्यूली आपके सिग्नेचर हो, बेनिफिशियरी के सिग्नेचर हो, पूरा भरा हो। डिस्चार्ज समरी यदि इंडोर ट्रीटमेंट किया गया है। कैश वाउचर, इमरजेंसी सर्टिफिकेट यदि इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्राप्त किया हो तो। प्रतिपूर्ति पैकेज दरों तक ही सीमित होगी। तय की गई पैकेज दरें सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए हैं। निजी वार्ड के लिए 15% बढ़ सकती हैं और जनरल वार्ड के लिए 10% कम हो सकती हैं। यदि कुछ बीमारी के लिए पैकेज की दरें तय नहीं की गई हैं तो दरों का निर्धारण कमरे के किराए के अनुसार, प्रक्रियाओं और जांच आदि में किए गए व्यय के अनुसार तय की जा सकती हैं। क्लेम फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, शासकीय अस्पतालों और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अनुमति है। ओडोंटाउन और गम ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग पायरिया, गिंगिवाइटिस, फिलिंग ऑफ टीथ, गम बॉल्स, एक्सट्रैक्शन स्केलिंग, गम ट्रीटमेंट, इन सब के लिए आप काम करा सकते हैं। परंतु एकल जबड़े के लिए लिमिट है 1,000 रुपये और दोनों जबड़ों के लिए लिमिट है 2,000 रुपये। क्लेम फॉर टेस्टिंग ऑफ आई साइट, गवर्नमेंट सर्वेंट केवल 3 साल में एक बार आई साइट के लिए जांच करा सकता है, परंतु उसके परिवार के लिए यह सुविधा नहीं है।
केवल भुगतान की गई फीस प्रतिपूर्ति योग्य है, ना कि चश्मे की लागत। क्लेम फॉर इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। यदि शासकीय अस्पताल में पूर्ण उपचार किया गया है तो प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की सीमा 6500 रुपये तक सीमित है। यदि उपचार निजी मान्यता प्राप्त अस्पताल में किया जाता है तो मोतियाबिंद के लिए पारंपरिक ऑपरेशन के मामले में दूरदृष्टि दोष के चश्मे की लागत 200 रुपये तक ही रहेगी, यानी कि उसकी लिमिट जो है वो 200 रुपये तक ही रहेगी। क्लेम फॉर सर्टेन डिजीजेस। इन डिजीजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है वेनरल डिसीजेस लाइक डेरिलियम ट्रेमेंस, करेक्शन ऑफ स्क्विंट, डिजीजेस कॉजिंग जनरल डेबिलिटी एंड सेकेंडरी एनीमिया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ चार्जेस, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन even if it is for adopting small family norms, anti-rabic treatment, avitomyosis और hypovitaminosis. Claim for certain medical appliances, pacemaker appliance, heart valve appliance, artificial appliances, hearing aids के लिए वन साइडेड हियरिंग एड के लिए 10,000 रुपये, बायलेटरल हियरिंग एड के लिए 20,000 रुपये, डिजिटल हियरिंग एड के लिए 60,000 रुपये। किडनी डोनर के मामले में ट्रीटमेंट या सर्जिकल चार्जेस का रिम्बर्समेंट होगा। किडनी डोनर को टीए या फैमिली मेंबर को टीए दिया जाएगा। क्लेम फॉर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। असाधारण मामलों में भारत के बाहर उपचार के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है, केवल कुछ बीमारियों के लिए जो भारत में उपलब्ध नहीं है, जब डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज या अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत कर दिया गया हो। क्लेम फॉर ट्रैवल अलाउंस फॉर ट्रीटमेंट। अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट या चिकित्सा अधिकारी को प्रमाणित करना होगा कि बीमार व्यक्ति के लिए यात्रा करना आवश्यक है। यदि सरकार को लगता है कि हवाई यात्रा करना आवश्यक है तो दोनों तरफ का यात्रा की अनुमति प्रदान कर सकती है। निगम क्षेत्र में 8 किलोमीटर से अधिक के लिए बस का किराया या परिवार के लिए बस किराए का 50% देय होगा। क्लेम फॉर एम्बुलेंस चार्जेस। अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट या चिकित्सा अधिकारी को प्रमाणित करना होगा कि बीमार व्यक्ति के लिए अन्य साधन से यात्रा करना नुकसान पहुंचा सकता है। एम्बुलेंस शासकीय, स्थानीय निकाय, सामाजिक संस्थान की हो सकती है और शहर के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। क्लेम फॉर टीए फॉर अटेंडेंट। बीमार व्यक्ति के साथ परिवार के सदस्य या अन्य अटेंडेंट को यात्रा भत्ता की पात्रता रहेगी, परंतु इस बाबत अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट को प्रमाण पत्र देना होगा कि इस यात्रा में उनका रहना आवश्यक है। क्लेम फॉर टीए फॉर किडनी डोनर। यदि दानकर्ता निजी व्यक्ति है तो उसे यात्रा भत्ता शासकीय सेवक को देय भत्ते के बराबर रहेगा। यदि दानकर्ता शासकीय सेवक है तो उसे यात्रा भत्ता शासकीय सेवक को देय भत्ते के बराबर रहेगा। इस वीडियो में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944 समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।